हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के नेशनल सिक्योरिटी के बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर में। हाल ही में आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि जो हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसको डिसॉल्व कर दिया गया है और उसको डिसॉल्व करके उन सभी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जिनको कहा जाता था उनको 7 अलग अलग 7 डिफरेंट पीएसयूज में सब डिवाइड या रिकैटेगराइज कर दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये 220 पुरानी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड थी 220 इयर्स ओल्ड, इनको 1 अक्टूबर से डिसॉल्व करके 7 डिफरेंट पीएसयूज में कॉर्पोरेटाइज कर दिया गया है। गवर्नमेंट की कोशिश है कि जो ये पुराना स्ट्रक्चर चला रहा था लगभग 2 सेंचुरी से भी ज्यादा ओल्ड, इसको अब प्रोफेशनल बनाया जाए, ज्यादा अकाउंटेबल बनाया जाए, इनोवेटिव बनाया जाए, ताकि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं इनकी जो मॉडर्न डे नीड्स हैं इनको हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज या ऑर्डिनेंस पीएसयूज अब पूरा कर सकें। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में टोटल 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी और इन सभी को ट्रांसफर अब कर दिया गया है 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या डीपीएसयूज भी कहा जाता है। जो गवर्नमेंट है, जब ये कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट स्टेप उठा रही थी तो बहुत सारी यूनियंस, चाहे वो वर्कर्स फेडरेशन हो, इसके अलावा बहुत सारी लेबर यूनियंस हो, मजदूर यूनियंस हो, इन सभी ने इस बेसिकली मूव का ऑपोजिशन किया। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एक्चुअली है क्या। इंडिया में मेजर चंक जो हमारे वेपन्स का है, एम्यूनेशन का है, सप्लाईज का है, जो हमारी आर्म फोर्सेस यूज करती हैं, इसके अलावा जो हमारी पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस यूज करती हैं, ये ज्यादातर बेसिकली बनाया जाता है या आता है हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड रन फैक्ट्री से। इसमें प्रोडक्ट्स जैसे कि सिविलियन या मिलिट्री ग्रेड आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, एक्सप्लोजिव्स, प्रोपेलेंट्स, केमिकल्स फॉर मिसाइल सिस्टम्स, मिलिट्री व्हीकल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पैराशूट, सपोर्ट इक्विपमेंट, ट्रूप क्लोथिंग, जनरल स्टोर आइटम्स फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग अंडर द सन, जो भी डिफेंस फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स हैं या उनके ट्रूप्स की रिक्वायरमेंट्स हैं या उनके डिफेंस पर्सनल्स की रिक्वायरमेंट है, वो अभी तक ज्यादातर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंडर जो 41 बेसिकली फैक्ट्रीज थी उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते थे, सप्लाई किए जाते थे। ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है ये एक अम्ब्रेला बॉडी है अंडर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और ये बेसिकली फॉल करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। जो पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी इंडिया की, दोस्तों आपको क्या लगता है कब स्टैब्लिश की गई होगी? ये स्टैब्लिश की गई थी 1712 में बाय डच कंपनी एज ए गन पाउडर फैक्ट्री इन वेस्ट बंगाल। और उसके बाद धीरे धीरे एक्सपैंड होते हुए कुछ फैक्ट्रीज डच ने स्टैब्लिश की, कुछ ब्रिटिश ने स्टैब्लिश की और कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली स्टैब्लिश की। टोटल 41 फैक्ट्रीज, 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, 3 रीजनल मार्केटिंग सेंटर्स एंड 5 रीजनल कंट्रोलर्स ऑफ सेफ्टी। इसका हेडक्वार्टर कहां होगा? ऑब्वियसली बात है, जब पहली इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वेस्ट बंगाल में स्टैब्लिश हुई तो हेडक्वार्टर कोलकाता। जो नया स्ट्रक्चर है इसमें 41 फैक्ट्रीज को बेसिकली डिसॉल्व किया जा रहा है और 7 न्यू डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। इसको एक बहुत मेजर लैंडमार्क माइलस्टोन डिफेंस रिफॉर्म्स कहा जा रहा है इस डायरेक्शन में कि इसके थ्रू हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सबको तेजी के साथ बेसिकली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके मॉडर्नाइज किया जा सके। जो ये 7 नई बेसिकली डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, इनमें 100% स्टेक किसका होगा? गवर्नमेंट का। अभी प्राइवेट सेक्टर को इसमें अलाउ नहीं किया गया है इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। ये जो एंटिटीज हैं ये अलग अलग वर्टिकल्स की रिस्पॉन्सिबल होंगी, जैसे अम्यूनेशंस, एक्सप्लोजिव ग्रुप्स, वो बेसिकली बनाएगा अम्यूनेशंस, व्हीकल ग्रुप्स जो डिफेंस मोबिलिटी और कॉम्बैट व्हीकल्स है वो बेसिकली प्रोड्यूस करेंगे। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के एम्प्लॉइज हैं इन प्रोडक्शन यूनिट्स में, इनको अब ट्रांसफर किया जाएगा। जो 7 नई कॉर्पोरेट एंटिटीज बनी है एज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इनकी जो पेंशन लाइबिलिटीज है, जो रिटायरी हैं या अभी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं, ये गवर्नमेंट द्वारा ही बेसिकली बॉन्ड की जाती रहेंगी। अच्छा, रीजन बेसिकली क्या रहे कि गवर्नमेंट को इतना मेजर स्टेप उठाना पड़ा कि 220 इयर्स ओल्ड स्ट्रक्चर को तोड़ के डिसॉल्व करके एक नया मॉडर्न डे स्ट्रक्चर कॉर्पोरेट्स की तर्ज पे बनाना पड़ा? जो रिस्ट्रक्चरिंग है ये कोलकाता हेडक्वार्टर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इनटू कॉर्पोरेट एंटिटीज, ये कई एक्सपर्ट कमिटीज बेसिकली रेकमेंड कर चुकी थी पिछले लास्ट 2 डिकेड में। जो पहली कमेटी थी वो टीकेएस नायर कमेटी थी इन 2000, उसके बाद विजय केलकर कमेटी 2005, उसके बाद वाइस एडमिरल रमनपुरी कमेटी 2015 और
जो फोर्थ कमेटी थी, डिफेंस मिनिस्टर श्री मनोहर पर्रिकर और चेयर थी लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकितकर। कई कमिटीज ने, पर्टिकुलरली पहली 3 कमेटी ने, टीकेएस नायर कमेटी, विजय केलकर कमेटी और वाइस एडमिरल रमनपुरी कमेटी, इन्होंने रेकमेंड किया कि ओएफबी को डिसॉल्व करके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना देना चाहिए। लेकिन जो लास्ट कमेटी थी अंडर लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकितकर, इन्होंने कहा कि कॉर्पोरेटाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन इनकी एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी को बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ लगातार इनकी ऑडिट करवानी चाहिए ताकि ये इनोवेटिव प्रोडक्ट सप्लाई कर सके हमारी डिफेंस फोर्सेस को। अब ये जो नई कॉर्पोरेशंस होंगी सातों, ये कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगी। साथ ही साथ अब ये ओपन मार्केट में इनको बेसिकली कॉम्पीट करना पड़ेगा धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, जिस वजह से इनके प्रोडक्ट्स को कॉस्ट कंपेटिटिव होना पड़ेगा, उनकी बेटर क्वालिटी होनी पड़ेगी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अभी तक जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स हैं, इनकी जो टोटल कॉस्ट होती है किसी चीज को बनाने की, वो 33% पैसा सिर्फ उन चीजों में चला जाता है जिनको ओवरहेड्स कह सकते हैं आप। ओवरहेड्स मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली बेसिकली कंट्रीब्यूट एट्रीब्यूट नहीं करते किसी प्रोडक्ट, सर्विस, आर्म्स, एम्युनिशन को बनाने में। मतलब एक लार्ज बजट इनका वेस्टेज की तरह या इनएफिशिएंसी की वजह से वेस्ट होता देखा गया है। इसके अलावा डिलेड प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। अगर आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की परफॉर्मेंस देखें तो ये ईयर ऑन ईयर रफली 49 to 50% ही अपना प्रोडक्शन टारगेट अचीव कर पाते हैं। तो इस वजह से अल्टीमेट सफर कौन करता है? अल्टीमेट सफर करता है हमारी डिफेंस फोर्सेस। उनका मॉडर्नाइजेशन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और इसके अंदर जो फैक्ट्रीज थी, इनका अच्छा परफॉर्म ना करने की वजह से बहुत डिले होता जा रहा है। और इस वजह से जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स है, इन्होंने अपनी मोनोपोली बना रखी है कि इन सारी चीजों को हम प्राइवेट सेक्टर को नहीं बनाने देंगे, हम ही बनाएंगे, हम बहुत महंगे में बनाएंगे, क्वालिटी हमारी खराब होगी और बहुत डिले के बाद बनाएंगे, लेकिन आप किसी और को ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ना दें। और कई बार इस वजह से हमारी डिफेंस फोर्सेस को ना चाहते हुए भी लार्ज फॉरेन रिजर्व्स खर्च करके बाहर की कंट्रीज से जो अम्यूनिशंस हैं, वेपन सिस्टम्स हैं, उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। और सिप्री की अगर आप 2021 की रिपोर्ट देख लें तो इंडिया उसमें सेकंड लार्जेस्ट बेसिकली इंपोर्टर ऑफ द आर्म्स एंड अम्यूनिशंस की तरह लगातार देखा जा रहा है पिछले कई सालों से। ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन है, ये बेसिकली जो 167 ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज जो प्रॉमिस किए गए थे एनडीए 2 गवर्नमेंट के आने में 2019, उसके तहत एक इंपॉर्टेंट प्रॉमिस था। और साथ ही साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने मई 2020 में 4th ट्रांच ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स के तहत ये ओएफबी को कॉर्पोरेटाइज करना, ताकि इनकी ऑटोनॉमी इंप्रूव हो सके, अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हो सके, एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके, और इन सप्लायर्स की उस डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। अक्टूबर 2020 गवर्नमेंट ने बेसिकली जो एक स्ट्राइक प्रपोज की गई थी, जो इनके वर्कर्स थे, वर्कर्स फेडरेशंस, उसको इनवैलिड और इलीगल करार दिया। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने बेसिकली एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस ईडीएसओ को भी ले आए जुलाई के एंड में, ताकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वर्कर्स अननेसेसरी स्ट्राइक पे ना जा पाए और ताकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का वर्क नेगेटिवली इंपैक्ट ना हो और सप्लाई उनकी हैम्पर्ड ना हो। वर्कर्स ने इसका प्रोटेस्ट किया। रफली 75,000 वर्कर्स इन 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम करते हैं और 3 इंपॉर्टेंट इनकी फेडरेशन हैं: ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन, इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके अलावा भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ और भारतीय मजदूर संघ। इन सभी ने रफली अनइक्विवोकली इसका ऑपोजिशन किया, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत सालों से इसकी रिकमेंडेशन है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, इनोवेशन नहीं है, कॉस्ट कंपैरेटिवनेस नहीं है, तो इनको अब पीएसयू में कन्वर्ट करना इंडिया के लिए, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, कौन कौन सी ये सातों डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगी? पहली, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, दूसरा आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, तीसरा एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, चौथा ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, देन यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड एंड ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। जो ट्रेनिंग और मार्केटिंग स्टैब्लिश होंगे, इनको भी सातों के सातों पीएसयूज में इक्वली बेसिकली डिवाइड कर दिया गया है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज होंगे, वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स के, वो उनके अंडर ही काम करते रहेंगे। साथ ही साथ जो लाइबिलिटीज हैं, रिटायरीज है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, उनका भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पूरा एक्सपेंस बेयर करेगी। दोस्तों, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है? ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का, ये बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही नेसेसरी स्टेप है हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को
ट्रांसफॉर्म करने की डायरेक्शन में। और इससे उम्मीद है कि जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं वो मॉडर्नाइज हो पाएंगी, कॉस्ट कंपैरेटिव हो पाएंगी, अकाउंटेबल हो पाएंगी, एफिशिएंट हो पाएंगी, इनोवेटिव हो पाएंगी, जिससे जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनका जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है वो और तेजी से हम आगे प्रोग्रेस करवा पाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर ऑन कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।